नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे बेंसन बॉयलर। ये बेंसन बॉयलर ही एक्चुअल में सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, जो कि जिस प्लांट में मैं काम कर रहा हूँ उसमें सुपर क्रिटिकल बॉयलर हम यूज़ कर रहे हैं। 660 मेगावाट का हम जनरेशन करते हैं यहाँ से। और ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, वो हमारा बेंसन बॉयलर है, ठीक है। और बेंसन बॉयलर को हम सुपर क्रिटिकल बॉयलर के साथ साथ वंस थ्रू बॉयलर भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो बॉयलर है ये हमारा 221 बार से ज़्यादा, ग्रेटर देन 221 बार जो प्रेशर है, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रेशर इसमें रहता है। और ये जो बेंसन बॉयलर है इसके अंदर हम ड्रम का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में वो आता है कि ड्रम यूज़ नहीं करते तो हम ये इंश्योर कैसे कर सकते हैं कि जो हमारी इवोपरेटिंग कोयल्स है बॉयलर की वो हमारी बर्न आउट नहीं होगी या मेल्ट नहीं होगी। तो दोस्तों, जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर हमने अभी तक पढ़ा था, जो पहला बॉयलर था विल्कोक्स एंड बॉबकोक। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टर्लिंग बॉयलर। उसके बाद हमने पढ़ा था लामोंट बॉयलर। उसके बाद हमने पढ़ा था लोफ्लर बॉयलर। और उसके बाद हमारा आता है वेलोक्स बॉयलर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और ये सबसे एडवांस बॉयलर है जो आज पढ़ रहे हैं, वो है हमारा बेंसन बॉयलर। वेलोक्स बॉयलर थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए मैं इसको आगे पढ़ूंगा। अब सीधा हम चलते हैं बेंसन बॉयलर के बारे में। विल्कोक्स था, ये लो प्रेशर था। स्टर्लिंग था, इसमें हमने मड बॉक्स यूज़ किया, मड ड्रम यूज़ किया और उसकी स्टीम की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव की। ला माउंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट था ये एफिशिएंसी, इसकी बढ़ाई हमने। उसके बाद लो फ्लर बॉयलर के अंदर स्टीम की फिर से हमने जो क्वालिटी थी वो इम्प्रूव की। और अब पढ़ रहे हैं हम बेंसन बॉयलर। बेंसन बॉयलर सबसे एडवांस बॉयलर है। इसको सुपर क्रिटिकल बॉयलर भी बोलते हैं, वंस थ्रू बॉयलर भी बोलते हैं। ये 221 बार प्रेशर, जो कि हम जिसको हम क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर ये उससे ज़्यादा प्रेशर पे ये वर्क करता है। और इसके अंदर ड्रम का यूज़ है वो हम नहीं करते। तो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि ड्रम का यूज़ क्यों नहीं करते। तो कोई भी बॉयलर है उसके अंदर यहाँ हम ड्रम का यूज़ इसलिए कर रहे थे कि इसके अंदर हम स्टीम और वाटर को सेपरेट कर रहे थे। यहाँ तक हमारा आधा इसमें वाटर फिल रहता है और ऊपर स्टीम रहती है, ठीक है। उससे हम क्या इंश्योर करते हैं कि जो हमारी इवोपरेटिंग ट्यूब्स है यहाँ पर, ठीक है, इवोपरेटिंग ट्यूब्स के अंदर हमारे पास में यहाँ वाटर रहता है। जो ड्रम है उस ड्रम के अंदर वाटर का लेवल रहता है, तो उससे हम ये इंश्योर करते हैं कि यहाँ जो हमारी बॉयलर की ट्यूब्स हैं उसके अंदर वाटर है। और ये ट्यूब्स हैं वो इस जो फ्लू गैसेज हैं, यहाँ जो फ्लू गैसेज जा रही है उन फ्लू गैसेज के टेम्परेचर की वजह से ये जो ट्यूब्स हैं वो डैमेज नहीं हो रही है, वो मेल्ट नहीं हो रही है, वो ओवर हीट नहीं हो रही है, उसकी कूलिंग हो रही है। वो हमारी जो फीड वाटर है उससे हो रही है। और ये इंश्योर करता है हमारा ड्रम का लेवल। अगर ड्रम के अंदर पानी है इसका मतलब जो हमारा इवोपरेटिंग जोन है उसके अंदर भी वाटर है और वो स्टीम के साथ मिक्सड है। और हमारी स्टीम यहाँ पे बॉयलर ड्रम के अंदर अलग हो जाती है। और ये वाटर है वो रिसर्कुलेट होता रहता है। वो नेचुरली रिसर्कुलेट हो सकता है या फोर्स रिसर्कुलेट हो सकता है। तो इसलिए हम ड्रम का यूज़ करते थे कि यहाँ पे हम इंश्योर कर सकें कि ट्यूब्स हैं वो बर्न आउट ना हो, ओवरहीट ना हो। लेकिन जो हमारा बेंसन बॉयलर है उसमें मैंने क्या किया कि जो मैं फीड वाटर दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इवोपरेटिंग जो जोन है, इवोपरेटर है, उसमें जो फीड वाटर दे रहा हूँ, इस फीड वाटर की जो प्रेशर है वो 221 बार से ज़्यादा दे रहा हूँ। अब क्या होगा कि यहाँ जो स्टीम बनेगी इवोपरेटर में, वो स्टीम अगर इस 221 बार जो कि हमारा क्रिटिकल प्रेशर है उससे अगर ज़्यादा पे बनेगी, तो यहाँ पर जो स्टीम की डेंसिटी है वो बराबर हो जाएगी वाटर की डेंसिटी के।
तो जितना यहाँ पर इन ट्यूब्स को जो हमारी वाटर जो कूल कर रहा था उतना का उतना ही अब हमारी जो स्टीम है वो कूल कर देगी, और उसकी वजह से हमारी जो ट्यूब्स है वो बर्न आउट नहीं होगी, ओवर हीटेड नहीं होगी या मेल्ट नहीं होगी। तो इसलिए हम यहाँ से ड्रम हटा देते हैं। अब ड्रम हटा दिया तो हमारे पास में एक और प्रॉब्लम आई कि जितना का जितना हम फीड वाटर हम दे रहे हैं, जितना का जितना यहाँ फीड वाटर हम दे रहे हैं उतनी की उतनी हमें यहाँ पर स्टीम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ड्रम तो है नहीं, रिसर्कुलेशन का कोई जरिया है नहीं, तो इसको इसलिए हम वंस थ्रू बॉयलर भी बोलते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि फीड वाटर बॉयलर में दे रहे हैं, फिर उसके बाद में हमारे पास में सुपर हीटर होते हुए ये यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम है वो हमें मिल जाएगी। वंस थ्रू बॉयलर इसको बोलते हैं। सुपर क्रिटिकल बॉयलर इसलिए बोलते हैं कि ये जो यहाँ पर फीड वाटर का जो आप प्रेशर है या जो यहाँ पर जो आउटलेट पर आपको स्टीम जो मिल रही है वो स्टीम आपको 221 बार जो क्रिटिकल प्रेशर है उससे ऊपर मिलती है, इसलिए इसको सुपर क्रिटिकल बॉयलर बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये बॉयलर हमारा दिखता कैसा है। तो ये हमारा सुपर बॉयलर जो क्रिटिकल बेंसन बॉयलर है वो कुछ इस तरह का होता है, जिसके अंदर हमारे पास में एयर प्री हीटर लगा रहता है, जो कि जो फ्लू गैसेज है यहाँ पर हमारा फ्यूल बर्न हो रहा है, इससे ये फ्लू गैसेज ऊपर की तरफ जा रही है। तो फ्लू गैसेज के अंदर आखिर में कुछ टेम्परेचर बच जाता है, उसको यूटिलाइज करने के लिए जो हमारे पास में फ्रेश एयर है उसका टेम्परेचर हम बढ़ा लेते हैं और इस फ्रेश एयर से हम यहाँ पे कंबशन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एयर प्री हीटर का काम। उसके बाद आता है हमारा इकोनोमाइज़र। जो फ्लू गैसेज है वो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ चिमनी की तरफ यहाँ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो टेम्परेचर यहाँ पर लास्ट में हम 220 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं फ्लू गैसेज का टेम्परेचर। उसके अलावा जो टेम्परेचर बचता है वो यहाँ एयर प्री हीटर है वो गेन कर लेता है। अब सपोज यहाँ पे एयर प्री हीटर से पहले जो फ्लू गैसेज का टेम्परेचर था वो 320 था। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से समझाता हूँ आपको कि यहाँ जब ये जो फ्यूल है वो बर्न हुआ तो यहाँ पर लगभग आपका 1500 डिग्री 1400 डिग्री टेम्परेचर यहाँ था जब बर्न हुआ फ्यूल तो उसका फ्लू गैसेज का। फिर उसके बाद इसको इवोपरेटर, फिर उसके बाद में यहाँ सुपर हीटर, इवोपरेटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर और यहाँ पर ये चिमनी के थ्रू बाहर। तो यहाँ जो फ्लू गैस थी उसका टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री था, इवोपरेटर पे उसका टेम्परेचर सपोज 1200 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इवोपरेटर के अंदर जो वाटर था, जो फीड वाटर था, ये हमारा फीड वाटर है, ये हमारा जो फीड वाटर है इसने इस फ्लू गैसेज से कुछ टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ इवोपरेटर के बाद में सुपर हीटर में ये फीड वाटर गया तो फ्लू गैसेज से फिर कुछ टेम्परेचर ले लिया और यहाँ सुपर हीटेड स्टीम बन गई। अब जो जितना टेम्परेचर इस फ्लू गैसेज के पास बच गया, सपोज यहाँ पर हमारा मान लो 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका बच गया। ठीक है, तो ये इकोनोमाइज़र के अंदर ये जो फ्लू गैसेज का टेम्परेचर था ये फीड वाटर को दे देगा। उसके बाद मान लो यहाँ पे 320 डिग्री सेंटीग्रेड बच गया तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये फिर से फ्रेश एयर को दे देगा ये, जो कि अगेन यहाँ पे हमारे पास में यहाँ यूटिलाइज हो रही है जो कंबशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में इसके पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड बच जाएगी। तो ये है हमारा फ्लू गैस का साइकिल कि कैसे कैसे फ्लू गैस से हम इकोनोमाइज़र, इवोपरेटर, सुपर हीटर और एयर प्री हीटर के अंदर हम हीट यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है फीड वाटर का। फीड वाटर का पहले यहाँ ड्रम था तो अब ड्रम हम यूज़ नहीं कर रहे, तो जितना फीड वाटर है वो सीधा सबसे पहले हम इकोनोमाइज़र में दे रहे हैं और इकोनोमाइज़र के थ्रू बॉटम रिंग हेडर के थ्रू हम सीधा इवोपरेटर में डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इवोपरेटर से हम यहाँ पर अगेन ये इसमें सुपर हीटर के अंदर यूज़ कर रहे हैं और सुपर हीटर से हमें सुपर हीटेड स्टीम है जो मिल जा रही है। तो ये है हमारा बेंसन बॉयलर, सुपर क्रिटिकल बॉयलर। इसमें हालांकि सेपरेटर का भी यूज़ होता है, वो मैं कभी आपको अलग से जब पढ़ाऊँगा जो हमारा सुपर क्रिटिकल बॉयलर है तो मैं ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में। अभी जो बेंसन बॉयलर है उसके लिए इतना काफ़ी है। अगला जो बॉयलर हम पढ़ेंगे वो है हमारा वेलॉक्स बॉयलर।